या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय में जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो पाठ 7 का जो शीर्षक है यानी जो पाठ्यक्रम है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। तो इसमें हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़ और हृदय के बारे में बताए थे। तो इनके जो हैं बारे में यानी इन अंगों के बारे में बताए थे और इनके कार्य के बारे में बताए थे। आज हम आपको बताएंगे ऊर्ध्व शाखाएं, अधो शाखा एवं श्वसन अंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है ऊर्ध्व शाखाएं। तो टॉपिक है ऊर्ध्व शाखाएं। तो इसके पहले हमने आपको हृदय के बारे में बताया था। तो अब चूँकि हमने आपको बताया था कि मानव शरीर में मध्यस्थ भाग होते हैं, प्रांतस्थ भाग होते हैं। तो मध्यस्थ भाग में हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि सिर के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, ग्रीवा के बारे में, धड़ के बारे में। तो उसमें हृदय भी आपको बता दिए। अब आपको प्रांतस्थ शाखा हम बताएं जिसमें कि हाथ और पैर के बारे में बात करेंगे कि अब होता क्या है कि जो धड़ है तो धड़ के ऊपर वाले भाग में बाईं और दाईं ओर 2 शाखाएं लगी होती हैं। जो धड़ का ऊपरी भाग होता है उसके बाईं और दाईं ओर 2 शाखाएं लगी होती हैं जिसे ऊर्ध्व शाखाएं कहते हैं। ये शाखाएं धड़ से जुड़ी होती हैं जिसे कंधा कहते हैं। क्या क्लियर होगा आपको? जो शाखाएं धड़ से जुड़ी होती हैं उसे कंधा कहते हैं। तो कंधे से जुड़ी हुई दोनों शाखाओं को बाहु कहते हैं। हाथ की कोहनी के ऊपर का भाग बाहु और निचला भाग क्या कहलाता है? अग्रबाहु। तो बाहु चूँकि कोहनी के ऊपर के भाग को हम ऊपरी बाहु भी कह सकते हैं और निचले भाग को अग्रबाहु कहते हैं। बीच चूँकि अग्रबाहु और ऊपरी भाग के बीच का जो भाग होता है कोहनी कहलाता है। तो जिस स्थान पर बाहु और अग्रबाहु रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोहनी कहते हैं। अग्रबाहु और हथेली कलाई द्वारा संबंधित होती है। चूँकि होता क्या है कि अग्रबाहु और हथेली के बीच क्या होती है? कलाई होती है। तो कलाई द्वारा जो होती है वो संबंधित होती है यानी जुड़ी होती है। प्रत्येक हथेली में 5-5 उंगलियां होती हैं। तो यह भाग जो होते हैं ऊर्ध्व शाखा यानी कहने में जो हाथ होते हैं वह ऊर्ध्व शाखाएं कहलाती हैं। तो यानी इसको हम आप कर सकते हैं कि यह जो ऊर्ध्व शाखाएं होती हैं इसके अंतर्गत धड़ के ऊपर की शाखाएं आती हैं यानी दाईं एवं बाईं ओर निकली हुई शाखाएं आती हैं। तो धड़ के ऊपरी भाग में ऊपर वाले भाग में बाईं और दाईं ओर 2 शाखाएं लगी होती हैं जिसे ऊर्ध्व शाखाएं कहते। तो स्टार्ट कहाँ पर हो रही ऊर्ध्व शाखा? कंधा से। तो कंधा किस में आती है? ऊर्ध्व शाखाएं। तो कंधा में चूँकि जो भाग होता है उसको अंश मेखला कहते हैं। आपकी जो कंधे होती है यानी अंश मेखला जो होती है वहाँ से कंधा, चूँकि कंधे के अंदर जो हड्डी होती है उसमें उसे अंश मेखला कहते हैं। वहाँ से प्रारंभ होकर के पूरा हाथ तक भाग क्या जो होती है ऊर्ध्व शाखाएँ होती हैं। तो कंधे से जुड़ी हुई दोनों शाखाओं क्या कहते हैं? बाहु कहते हैं। हाथ की कोहनी के ऊपर के भाग बाहु और निचले भाग को अग्रबाहु कहते हैं। जिस स्थान बाहु अग्रबाहु रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोहनी कहते हैं। आप अगर अपने हाथ का उदाहरण लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अग्रबाहु हथेली कलाई द्वारा संबंधित होती है और प्रत्येक हथेली 5-5 उंगलियां होती। अब अधो शाखाएं या निम्न शाखाएं कह सकते हैं। यहाँ पर ऊपरी शाखाएं कह सकते हैं, यहाँ पर निचली शाखाएं कह सकते हैं। तो धड़ के निचले वाले भाग में बाईं और दाईं ओर 2 शाखाएं लगी होती हैं जिसे अधो शाखाएं कहते हैं। तो अधो यह सब क्या होती हैं? यह सब प्रांतीय भाग, जो ऊर्ध्व शाखाएं और अधो शाखाएं होती हैं यह प्रांतीय भाग के अंतर्गत आती हैं, प्रांतस्थ भाग के अंतर्गत आती हैं। तो मध्यस्थ और प्रांतस्थ 2 भागों में बताया था।
तो धड़ के निचले वाले भाग में बाएं और दाएं और दो शाखाएं लगी होती है, जिसे अधोशाखा कहते हैं। यह शाखाएं ऊपर की ओर धड़ से जुड़ी होती है। जो धड़ होता है ऊपर की ओर जुड़ी होती है, जिसे पैर कहते हैं। आपकी जो पूरा पैर होता है, तो जो टांग होती है, तो पूरे पैर क्या कहते हैं, पूरा पैर जो होते हैं वह किससे हो जुड़ी होती है? पैर के ऊपरी भाग को जंघा कहते हैं। जो पैर का ऊपरी भाग होता है वह जंघा कहलाता है। निचले भाग को टांग कहते हैं और दोनों जोड़ने वाले भाग को घुटना कहते हैं। टांग का निचला भाग पाँव कहलाता है। पाँव के पिछले भाग को टखना कहते हैं और प्रत्येक पाँव में 5-5 अंगुलियाँ होती हैं। अगर आप जो हैं अपने हाथ और पैर का उदाहरण लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऊर्ध्व शाखाओं में आप अपने हाथ की तरफ ध्यान दे दीजिए और अधो शाखा में जो होते हैं अपने पाँव की ओर ध्यान दीजिए, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से इसमें भाग होते हैं ऊर्ध्व शाखा में, कौन से अधो शाखा में भाग होते हैं। अब अगला है श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी आर्गन। तो श्वसन अंग है क्या? श्वसन क्रिया में जो भाग लेने वाले जो भी अंग हैं वह श्वसन अंग कहलाते हैं। तो भाग लेने वाले अंग जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग निम्नलिखित हैं। तो जो भी श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले हैं उनको सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तो कौन कौन से अंग जो होते हैं श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं? नासिका एवं नासागुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा कंठ या स्वर यंत्र भी बोलते हैं, या स्वर यंत्र, और तीसरा श्वास नली, तीसरा कंठ या स्वर यंत्र, चौथा श्वास नली और पांचवा फेफड़े। तो यह जो पांचों हैं यह क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग होते हैं। तो वैसे तो श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग जो होते हैं फेफड़े होते हैं, और यह सब जो चारों हमने आपको बताया यह सहायक अंग होते हैं। अब पहली बात करते हैं नासिका एवं नासागुहा की, नोज एंड नाजल कैविटी की बात करते हैं। तो नोज है क्या? मनुष्य के चेहरे पर मुख, माथे एवं दोनों नेत्रों के बीच जो उठी हुई खोखली संरचना होती है ये क्या होती है? नोज होती है, नासिका होती है। तो मनुष्य के चेहरे पर मुख, माथे एवं दोनों नेत्रों के बीच उठी हुई खोखली संरचना के रूप में नासिका स्थित होती है। नासिका की जो शिखाग्र होते हैं, यानी शिखर के शिखाग्र यानी आगे का जो भाग होता है, उसके दोनों ओर एक एक अंडाकार छिद्र बाहर की ओर खुले होते हैं। तो जो नासिका का जो आगे का भाग होता है, शिखर का भाग होता है, उसके दोनों ओर एक एक अंडाकार जो है छिद्र बाहर की ओर खुले होते हैं, जिसे नासाद्वार कहते हैं या नासा छिद्र कहते हैं। तो नासा छिद्र जो होते हैं भीतर की ओर अलग अलग मार्गों में खुले होते हैं। यानी जो नासा छिद्र अगर अंदर की ओर झाँकने पर होता क्या है, नासिका के अंदर से नासा छिद्र से टेढ़ा मेढ़ा मार्ग दिखाई देता है, जिसे नासा मार्ग कहते हैं या नासा गुहा कहते हैं। तो नासा छिद्र भीतर की ओर अलग अलग मार्गों में खुली रहती है, जिसे नासा गुहा या नासा मार्ग कहते हैं। ये नासा मार्ग एक अस्पष्ट नासा पट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। जो नासा मार्ग होते हैं इनके बीच में एक नासा पट होता है, उसी के द्वारा यह दो भागों में क्या होते हैं? अलग होते हैं। होता क्या है, जो नासिका का आगे का भाग होता है उपास से बना होता है, पीछे का भाग अस्थ से बना होता है। तो इसीलिए देखिए नासिका का जो आगे भाग होता है वो थोड़ा मुलायम होता है, पीछे का भाग क्या होता है? कठोर होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि नासिका के नासा गुहा में रोम पाए जाते हैं और नासा गुहा में श्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे श्लेष्म का श्रावण यानी चिकना तरल जो होते हैं श्लेष्म होते हैं, वह स्रावित होते हैं। तो रोम और जो श्लेष्म होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अंदर प्रवेश करने वाली धूल के कण वगैरह होते हैं उनको रोकते हैं, तो जिससे अंदर शुद्ध वायु जाती है। अब दूसरी बात करते हैं ग्रसने की यानी फायरिंग्स की। ग्रसनी है क्या? तो नासा गुहा के पीछे का लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी कीट नुमा ग्रसनी के नासा ग्रसनी भाग में खुली होती है। नासा गुहा के पीछे का भाग जो होती है, जो नासा गुहा का पीछे का जो भाग होता है वह तो कहलाता है ग्रसनी,
तो ग्रसनी कितना है, लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी कीप नुमा होती है ग्रसनी। और ग्रसनी के ही नासाग्रसनी भाग में क्या होती है, वह नासा गुहा का जो पीछे का भाग होता है, यानी अंतःनासा जो गुहा होता है, अंतःनासा द्वार जो होता है, अंतःनासा द्वार जो होते हैं वह जाकर के ग्रसनी के नासाग्रसनी भाग में खुली होती है। क्योंकि ग्रसनी में क्या होता है, 3 भाग होता है। एक भाग तो मुख्य ग्रसनी होता है जिसमें मुख गुहा खुली होती है, दूसरा भाग नासाग्रसनी होता है जिसमें नासा गुहा खुली होती है, और एक भाग कंठ ग्रसनी होता है जो कि जाकर के कंठ में खुली रहती है। तो जो ग्रसनी होता है वह कीट की आकृति का भाग होता है। अब कंठ की बात करते हैं, कंठ है क्या, यानी लैरिंग्स जो होते हैं है क्या, तो यह ग्रीवा के ऊपरी भाग में, गर्दन के ऊपरी भाग में स्थित एक बक्सेनुमा अंग होता है। तो ग्रसनी का जो कंठ ग्रसनी भाग होता है इसी में खुला होता है। हमने आप बताया ग्रसनी में 3 भाग, मुख ग्रसनी जिसमें मुख गुहा, नासाग्रसनी जिसमें अंतःनासा द्वार, और एक कंठ ग्रसनी, यही कंठ ग्रसनी जाकर के कंठ में खुल रहा है। तो ग्रसनी का कंठ ग्रसनी भाग इसमें खुला होता है, यानी जो भी वायु आती है नासिका से होते हुए नासा गुहा, नासा गुहा से फिर ग्रसनी की नासाग्रसनी, फिर नासाग्रसनी से फिर कंठ। तो कंठ में वायु के जाने के मार्ग कंठ द्वार पर एक ढक्कन लगा होता है, उपास्थि का जो होते हैं ढक्कन होता है, जिसे घाटी ढापन कहते हैं। होता क्या है जो घाटी ढापन होता है कि यह घाटी ढापन जो है कि खुला रहता है, जिससे श्वास हमेशा अंदर जाती रहती है। लेकिन जब हम आप भोजन निगलने लगते हैं तो यही घाटी ढापन क्या करता है, घाटी को ले जाकर के ढक देता है, यानी घाटी, चूँकि कंठ जो होते हैं कंठ को घाटी भी कहते हैं, तो कंठ ढापन कहिए चाहे घाटी ढापन कहिए, तो यह क्या करता है, कंठ घाटी को ढक देता है। तो यह भोजन को सांस लेने में जाने से रोकता है, घाटी ढापन होता है। तो क्लियर हुआ कि जो कंठ होता है ग्रीवा के ऊपरी भाग में स्थित बक्सेनुमा अंग होता है, तो ग्रसनी का कंठ ग्रसनी भाग इसी में खुला होता है। तो कंठ में वायु के जाने का मार्ग कंठ द्वार एक ढक्कन लगा होता है, जाने के मार्ग जो होते हैं, जो कंठ में वायु जाने का मार्ग होता है कंठ द्वार कहलाता है, इसी पर एक ढक्कन लगा होता है जिसे घाटी ढापन कहते हैं। यह भोजन को सांस लेने में जाने से रोकता है। तो यहाँ पर हम जो आपको फिगर दिखा रहे हैं, यहाँ पर कंठ या स्वर यंत्र तक पहुँचे हैं। अब इसके बाद जो है हम आपको पूरे जो है श्वास नली के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिकोणाकार बक्सेनुमा क्या होता है, यह अंग होता है। अच्छा होता क्या है, यह मनुष्य में जो होता क्या है कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जो कंठ होता है गर्दन भाग में थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जिसे एडम्स एप्पल्स बोलते हैं या टिटुआ भी कहते हैं इसको, ये उभरा हुआ रहता है। इसमें होता क्या है कि 2 सफ़ेद सी डोरियाँ भी पाई जाती हैं, स्वर रज्जु होते हैं, जिसमें जब कंपन होता है तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो कंठ के बाद क्या होता है, श्वास नली, श्वास नली के बाद जो होते हैं सुसनिया, सुसनिया जो होती है अपने और फेफड़े में प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं कि यह तो क्लियर हो गया नासिका नासा गुहा, ग्रसनी और कंठ की बात। तो फिर आगे बात करते हैं। तो अब चौथा क्या है, श्वास नली। देखिए यहाँ कंठ के बाद जो होते हैं, क्योंकि इस फिगर हमने आपको कंठ के बाद दिखाया है। तो अब चौथा जो है श्वास नली। तो नासिका गुहा की यानी नासा गुहा के माध्यम से जो है श्वसन में ली गई वायु ग्रसनी से होते हुए एक नली में प्रवेश करती है, जिसे श्वास नली कहते हैं। तो ग्रसनी से होते हुए कंठ भाग में पहुँचेगी, फिर कंठ भाग से एक नली में प्रवेश करती है, जिसे क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। यानी नासा गुहा के माध्यम से ही जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु जो होते हैं ग्रसनी में पहुँचती है, यानी ग्रसनी की जो नासा ग्रसनी फिर कंठ से फिर एक नली में पहुँचती से श्वास नली कहते हैं। तो यह लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में होती है। इसकी दीवार में अगर आप देखेंगे तो सी के आकार के जो होते हैं उपास्थ के बने अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं, अधूरे जो होते हैं छल्ले, चूँकि पूरा छल्ला अगर नहीं होता है, ये सी की आकृति का छल्ला होता है। तो श्वास नली ग्रीवा भाग से, चूँकि श्वास नली स्टार्टिंग कहाँ से होता है, या गर्दन भाग से यानी ग्रीवा भाग से प्रारंभ होकर के वक्ष भाग तक पहुँचता है, और वक्ष भाग में पहुँचने के बाद
यह क्या होता है कि दो भागों में बढ़ जाता है, यानी दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो प्रत्येक शाखा को श्वसनिया बोलते हैं, श्वसनिया कहते हैं। तो अब यह अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करता है, एक श्वसनिया इधर, एक श्वसनिया। तो दो फेफड़े होते हैं चूँकि एक, अब दोनों श्वसनिया जो होती है अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश। अब क्लियर हो गया श्वास नली है क्या, कि यानी कंठ के बाद जो होती है, क्योंकि कंठ स्थित होता है ग्रीवा भाग में, तो श्वास नली ग्रीवा भाग से स्टार्ट है, यानी कहने में कंठ जो होते हैं वह किसमें खुला रहता है, वह जाकर के नीचे की ओर श्वास नली में खुलता है। तो श्वास नली जो होते हैं यह 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अच्छा, इसमें जो सी के आकार के जो उपास बने अधूरे छल्ले होते हैं, इनका वर्क क्या होता है कि यह श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, तो जिससे जो होते हैं वायु अंदर जाने में आसानी है। तो वक्ष भाग में पहुंच करके श्वास नली दो शाखाओं में बढ़ गई, प्रत्येक शाखा को श्वसनिया करना। अब बात करते हैं फेफड़े की बात। तो फेफड़े यानी लंग्स है क्या, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फेफड़े लिखे हैं, लंग्स यानी दो बड़े शंक्वाकार से फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। यानी प्रमुख श्वसन अंग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। यह हृदय के दोनों ओर वक्ष गुहा के अधिकांश भाग में स्थित होते हैं, क्योंकि फेफड़े जो होते हैं बड़े होते हैं हृदय से, और चारों हृदय क्या करते हैं, घेरे रहते हैं। इसलिए आपको यहाँ बता रहे हैं कि हृदय के दोनों ओर वक्ष गुहा के अधिकांश भाग में जो होते हैं फेफड़े स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ क्या होते हैं, वायुकोश स्थित होते हैं। यानी जो अंदर हम लोग वायु लेते हैं उसी वायुकोश में, फेफड़े के वायुकोश में जाकर के वायु भर जाती है। तो श्वसनिया अपनी ओर के फेफड़े में पहुंचने पर अनेक शाखाएं उप शाखा में बटी होती हैं, जिसे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनिया, जिन्हें क्रम से आप क्या कहेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक श्वसनिया कहते हैं। तो श्वसनिया जो होती हैं, तो श्वसनिया के छोर पर असंख्य वायुकोश लगे होते हैं, जो इसके किनारे होते हैं उस पर असंख्य जो होते हैं, जो श्वसनिया के जो छोर और अंतिम छोर होते हैं, उस अंतिम छोर पर असंख्य वायुकोश लगे। वायुकोश रक्त केशिकाओं, यानी जो रुधिर केशिकाएँ होती हैं, रक्त केशिकाओं के द्वारा चारों ओर से घिरा होता है, क्योंकि वायुकोश के चारों क्या होते हैं, रुधिर केशिकाएँ पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएँ होती हैं। तो वायुकोश जैसे वायुकोश में वायु भरा, तो अब फिर वहाँ से क्या होता है कि फिर वायुकोश से कहाँ पहुँचेंगे। अब वायुकोश में मान लीजिए कि सांद्रता जो होती है रुधिर केशिकाओं से O2 की अधिक हुई, तो पहुँच जाएंगे O2 कहाँ पर, रुधिर केशिकाओं में। और रुधिर केशिकाओं में जो CO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है, तो पहुँच जाते हैं कहाँ पर, जो होते हैं वो पहुँच जाएंगे पुनः वायुकोश में। तो अब वायुकोश से जो होते हैं O2 रक्त केशिकाओं में, फिर द्वारा चूँकि यहाँ पर हमने बताया वायुकोश रक्त केशिकाओं द्वारा चारों से घिरा रहता है। फेफड़े दो परतों वाली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, जिससे फुफ्फुसावरण कहते हैं। तो जो फेफड़े होते हैं प्रत्येक, वो क्या होते हैं कि वह एक झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं, दो परत वाली झिल्लियों द्वारा ढके होते हैं। तो दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को फुफ्फुस गुहा कहेंगे। इसमें तरल पदार्थ जो होते हैं भरा रहेगा, जिसे फुफ्फुसावरणी द्रव कहते हैं। अब यही फुफ्फुसावरणी द्रव जो होते हैं ये चोट और रगड़ से फेफड़े की सुरक्षा करता है। यहाँ अगर आप फिगर में देखेंगे तो हमने आपको कंठ या स्वरयंत्र के बारे में बताया कि कंठ या स्वरयंत्र हैं क्या, आप बताएं। त्रिकोणाकार जो होते हैं बक्सेनुमा अंग होता है। तो नासिका से फिर नासामार्ग से फिर ग्रसनी के नासाग्रसनी, फिर नासाग्रसनी से फिर तब वायु कहाँ पहुँचती, कंठ। अब कंठ से फिर कहाँ पहुँची, फिर श्वास नली, फिर श्वास नली से कहाँ पहुँचती है, फिर श्वसनिया। क्योंकि हमने यहाँ बताया श्वसनिया अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करने पर अनेक शाखा में उप शाखा में विभक्त होती है। तो जो अंदर प्रवेश की उसको प्राथमिक श्वसनिया, इसकी पहली शाखा को, फिर यह जा करके अनेक शाखाओं में बटी होती है, जिसे द्वितीयक शाखा, फिर अनेक शाखाओं में बटी होती है जिसे तृतीयक, फिर तृतीयक भी क्या होती है, वह भी अनेक शाखाओं में, चतुर्थक, फिर पंचम, ऐसे करके जो इसके अंतिम शाखा होते हैं, इसी अंतिम शाखा, मान लीजिए क्या है अंतिम शाखा। अब इसी अंतिम शाखा पर अनेक असंख्य जो होते हैं
वायकोस जो होते हैं अंगूर के गुच्छे के समान जो होते हैं इसमें जा कर के लगे रहते हैं। तो वायु जो होते हैं ऐसे अंदर प्रवेश करती है, कंठ से होती, फिर श्वास नली, फिर से श्वसनिया, फिर सीधा जैसे प्रवेश करती करती है। तो जो श्वास नली और श्वसनिया होती हैं इनकी दीवार में, दोनों दीवार में उपास के बने जो होते हैं सी के आकृति के अधूरे छल्ले होते हैं, पूर्ण छल्ले होते हैं, यानी श्वास नली श्वसनियों को पिचकने से रोकता है। इसके अतिरिक्त होता क्या है, जो श्वास नली श्वसनियाँ होती हैं इनमें भी जो होते हैं छोटे छोटे रोम होते हैं, अश्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती है। अगर मान लीजिए वहाँ से नासा मार्ग से कुछ धूल के कण वगैरह अगर अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ श्वास नली भी रोकती है उसको, और जो श्लेष्म ग्रंथि श्लेष्म पदार्थ होता है वह भी क्या करता है, रोकता है। और जो रुका हुआ पदार्थ होता है वही कफ के रूप में क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। यानी इस प्रकार से जो होते हैं फेफड़े के अंदर शुद्ध वायु प्रवेश करती है। तो प्रत्येक फेफड़े हमने आप बताया लगभग 15 करोड़ जो होते हैं वायुकोश स्थित होते हैं। अब आगे आपको फेफड़े के कार्य के बारे में बताते हैं, फेफड़े के वर्क हैं क्या। तो फेफड़े के कार्य हैं क्या, तो फेफड़े क्या करता है कि रक्त को शुद्ध करता है, यानी रुधिर को शुद्ध, चूँकि हृदय में पहले जिसे हृदय क्या करता है कि सारे शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय अपने अंदर ग्रहण कलेक्ट करता है। दाईं ओर जो होते हैं अशुद्ध रुधिर जो होते हैं कलेक्ट होते हैं, फिर क्या करता है हृदय रुधिर को जो होते हैं फेफड़े में शुद्ध करने के लिए भेज देता है। जो पल्मोनरी धमनी होता है हृदय की पल्मोनरी धमनी द्वारा जो होते हैं रुधिर पहुंचता है फेफड़े में, वहाँ से शुद्ध होकर पल्मोनरी शिरा द्वारा हृदय के बाएं लिंग में यानी बाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में पहुँचता है। तो यानी कहने में करता क्या है फेफड़ा, फेफड़ा जो होते हैं रुधिर को शुद्ध करने का कार्य करता है, यानी O2 को ग्रहण करके जो होता है यह किसको देता है, शुद्ध करके हृदय को, यानी कहने कि O2 पहले तो क्या करता है फेफड़े जो होते हैं यह जो है वायु को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके जो श्वसन क्रिया मुक्त CO2 तो उसको बाहर निकालता है। यानी कहने में इसकी श्वसन क्रिया में तो भाग लेता ही है, इसके अतिरिक्त जो होते हैं रक्त को शुद्ध करने का भी कार्य करता। अब हम आपको मानव कंकाल के बारे में बताते हैं कि मानव कंकाल है क्या, यानी ह्यूमन स्केलेटन है क्या। कि जो मानव का कंकाल होता है अस्थियों उपास्थियों का बना एक ढांचा होता है। तो मानव कंकाल जो होते हैं वह अस्थि से उपास से बने हुए एक ढांचे की अस्थियां कठोर होती हैं, उपास्थियां लचीली होती हैं, तो इन्हीं दोनों से मिलकर के बना हुआ क्या होता है एक ढांचा होता है। तो संपूर्ण ढांचा जो होते हैं कंकाल तंत्र कहलाता है। अगर मान लीजिए ये कंकाल न होता है यानी कहेंगे अस्थि या उपास न होती तो मानव का शरीर जो होते हैं एक मांस का गुठरा होता है। तो पूर्ण रूपेण जो आकृति मिल रही है, जो आकार मिल रहा है वह किसके द्वारा मिल रहा है, वह अस्थियों के द्वारा ही मिल रहा है। इसलिए इसमें कहा गया कि संपूर्ण ढांचा जो होते हैं कंकाल तंत्र कहलाता है। तो यह शरीर की कोमल अंगों की भी सुरक्षा करता है, जैसे कोमल अंग से हृदय, फेफड़े, आँख की सुरक्षा करता है। क्योंकि हृदय आप केयर करिएगा, हृदय कहाँ स्थित होते हैं, जो वक्षी कटहरा होती है, पसलियाँ होती हैं आगे की ओर जो होते हैं दोनों ओर, बीच में तो होती है उरोस्थ जो हड्डी होती है, अब इसी के दोनों पसलियाँ होती हैं और पीछे की ओर जो होते हैं कशेरुदंड होते हैं, यानी जिसको वक्षी कटहरा कहते हैं, यानी वक्ष का जो पिंजरा होता है जो हड्डी से बना उसके अंदर जो होते हैं हृदय स्थित होते हैं और फेफड़े स्थित होते हैं। हृदय फेफड़े की सुरक्षा कर रहा है। सुरक्षा की बात करेंगे तो मस्तिष्क की सुरक्षा मस्तिष्क कोष करता है जो कपाल की अस्थियों से बना होता है। आँख के जो भवें उठी हुई होती हैं थोड़ा सा, तो वह भी हड्डियों से बनी होती है। आँख की सुरक्षा भी कौन करता है, यही कंकाल ही करते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो होते हैं जो चलना होता है, दौड़ना होता है, मुट्ठी बांधना, सुई पकड़ना, झुकना, यह सब भी कार्य जो होते हैं कंकाल द्वारा ही संभव होते हैं। होता क्या है कि इस सब में ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ क्या करती हैं कि हड्डियों को ही क्या करती हैं,
से जुड़ी होती हैं और उन्हीं से के द्वारा ही क्या करती हैं, होता है कि गमन होता है। तो चलने में, दौड़ने में, मुट्ठी बांधने में, सुई पकड़ने में, झुकने में, आदि कार्य करने में ही कंकाल, ये कंकाल द्वारा ही संभव है। ये सब कार्य होते हैं कंकाल द्वारा ही संभव हैं। अब कंकाल जो होते हैं कि प्रकार की बात करते हैं। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल दो प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल यानी बाहरी कंकाल, अंतः कंकाल यानी भीतरी कंकाल। बाह्य कंकाल है क्या? एक्सोस्केलेटन, तो यह त्वचा की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना होती है। यानी अब आप क्लियर कर दीजिएगा कि जो बाहर से दिखाई देने वाली जो भी भाग है, त्वचा के बाहर जो भी भाग जो भी दिखाई देता है वह बाह्य कंकाल कहलाता है। तो त्वचा के ऊपर या त्वचा की बाहरी सतह पर जो भी पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं, तो होती क्या है? जैसे रोम है, बाल है, नाखून, ये सब क्या होती है? त्वचा की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं। तो जैसे यहाँ पर आप बताएं त्वचा की चर्म यानी जो डर्मिस होती है तथा उपचर्म दोनों से ही बनती है। यानी त्वचा की चर्म और उपचर्म दोनों से, यानी उपचर्म मीन्स एपिडर्मिस, चर्म मीन्स डर्मिस। तो होता क्या है कि जो त्वचा हम लोगों का त्वचा का निर्माण हुआ होता है वह उसमें दो परत होती है। बाहरी परत को उपचर्म कहते हैं, भीतरी परत को चर्म कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। तो त्वचा की चर्म और उपचर्म से ही किसका निर्माण होता है? बाह्य कंकाल निर्माण होता है। तो बाल, रोम, नाखून आदि जो होते हैं यह सब बाह्य कंकाल के उदाहरण होते। अब अंतः कंकाल की बात करते हैं। एंडोस्केलेटन है क्या? तो त्वचा के नीचे तथा शरीर के भीतर पाया जाता है। जो अंतः कंकाल होता है यह त्वचा के नीचे और शरीर के भीतर पाया जाता है। यह उपास्थ्य और अस्थियों का बना होता है। जो अंतः कंकाल किससे बना होता है? इसी अंतः कंकाल में उपास्थियाँ अस्थियाँ दोनों होती, तो विविध प्रकार के जोड़ों से जुड़ी होती। जो अंतः कंकाल में क्या होती है? बहुत सारी जोड़ होती हैं जिसे अस्थि संधियाँ कहते हैं। यह रचनाएं पूरे शरीर में फैली अस्थि पिंजर बनाती है। पूरा क्या करती हैं? अस्थियों का बना पूरा ढांचा बनाती है, अस्थि पिंजर बनाती है, जो वयस्क मनुष्य में 206 और शिशुओं में 213 पृथक हड्डियों की बनी हुई थी। तो जो नवजात शिशु होते हैं उसमें तो लगभग 300 अस्थियाँ पाई जाती हैं, और जो थोड़ा सा बड़े फिर उसके बाद शिशु हो जाते हैं उसमें 213। इसमें होता क्या है? जो कशेरुक हड्डी होती है, कशेरुक हड्डी में जो नीचे की एक 5 हड्डी मिलकर एक होती है, और फिर इसके सबसे निचली जो भाग होती है त्रिक भाग यानी कमर भाग जो हड्डी होती है उसमें 5 मिलकर एक, और जो आंतरिक भाग होती है जो श्रोण भाग में होती है तो 4 मिलकर एक हो जाती है। तो जिसके कारण जो होती हैं संख्या जो है घट जाती है। तो 7 संख्या घट गई तो 206 हो गई। तो इसलिए बताया गया कि मनुष्य में 206 हड्डियाँ और शिशु में 213 हड्डियाँ होती हैं। तो यही हड्डियाँ मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? अंतः कंकाल का निर्माण करते हैं। तो अब है कंकाल तंत्र के भाग, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र कितने भागों से बना होता है। तो अब चूँकि यहाँ पर अंतः कंकाल की बात कर रहे हैं, तो अंतः कंकाल में यानी अंतः कंकाल तंत्र के अंतः कंकाल के भाग बता रहे हैं, तो उसी में कंकाल तंत्र के भाग, तो मुख्य रूप से कंकाल जो है को 2 भागों में बांटा गया, यानी जो मनुष्य का जो कंकाल होता है उसको 2 भागों में बांटा गया। चूँकि यहाँ पर तंत्र इसलिए कहा गया कि जितने भी अंग होते हैं लगभग हाथ, पैर, गुड़िया वगैरह इन सब में हड्डियाँ होती हैं। यह सब मिलकर के अस्थिपिंजर बनाए हैं। जो अस्थिपिंजर बनी हुई होती हैं तो कई उसमें अंग की हड्डियाँ मिलकर भाग ले रही, इसलिए इसको कंकाल तंत्र है। अब इसमें अक्षीय कंकाल होते हैं और अनुबंधीय और उपांगीय कंकाल, यानी 2 जो होते हैं भागों से बना रहता है कंकाल का। तो मुख्य रूप से कंकाल को 2 भागों में बांटा गया, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल। जो अक्षीय कंकाल है वो अक्ष की ओर सीधे, और अनुबंधीय कंकाल जो होते हैं वो शाखाएँ होती हैं, ऊर्ध्व शाखाएँ और अधः शाखा की जो कंकाल होती हैं वह अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं। अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन यानी मध्यस्थ भाग जो होते हैं, तो जो शरीर का मध्यस्थ भाग होते हैं उसके जो कंकाल हैं वही अक्षीय कंकाल होते हैं। तो यह शरीर के लंब अक्ष पर
स्थित होती है। इसके अंतर्गत खोपड़ी यानी करोट, कशेरुकदंड, वक्षी कटहरा, पसलियाँ एवं पुरोस्थ होती हैं। यह सब जो होते हैं अक्षी कंकाल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? खोपड़ी, हमने आपको पहले ही बता दिया है, कपाल बारे में कशेरुकदंड आया जो होती है, वक्षी कटहरा यानी जिसमें पसलियाँ और पुरोस्थ होती हैं, यह सब जो है अक्षी कंकाल के अंतर्गत आते हैं। तो जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में चूँकि हमने आपको बताया कि 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है मनुष्य का शरीर, और शिशुओं में 213 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी में कपाल आता है जिसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में 14, और कान की अस्थि में जो होती है, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, और एक हड्डी और होती है हाइपोइड अस्थि होती हैं। यह जो होती हैं यह निचले जबड़े के नीचे यानी कहने में गर्दन के ऊपरी भाग में स्थित होती है। फिर कशेरुकदंड जो है, अब कशेरुकदंड जो होती हैं यह आधारी अस्थि के रूप में रहती है। यह ग्रीवा भाग से प्रारंभ होकर के नीचे की ओर यानी कहने में कि मलद्वार के ठीक ऊपर तक स्थित होती है। अब इसमें 5 भाग होते हैं। एक ग्रीवा प्रदेश के कशेरुकियाँ यानी जो गर्दन क्षेत्र रहती हैं वह कशेरुकियाँ, वक्ष प्रदेश में की कशेरुकियाँ यानी वक्ष भाग में पाई जाने वाली, कट प्रदेश की कशेरुकियाँ होती हैं, और त्रिक प्रदेश की कशेरुकियाँ और अंतरिक प्रदेश की कशेरुकियाँ होती हैं। होती क्या है कि जो ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकियाँ होती हैं यह गर्दन का भाग में होती हैं, वक्ष भाग में यह होती हैं वक्ष प्रदेश की कशेरुकियाँ, और कट प्रदेश की कशेरुकियाँ जो होती हैं यह पाई जाती हैं वक्ष के नीचे कमर के वाले भाग पाई जाती हैं, और जो त्रिक प्रदेश की कशेरुकियाँ होती हैं श्रोणि भाग में पाई जाती हैं। तो त्रिक और अंतरिक दोनों प्रदेश की कशेरुकियाँ जो होती हैं श्रोणि भाग में पाई जाती हैं। होता क्या है कि इसमें 7 अस्थियाँ से बनकर मिलकर बनी होती हैं, वक्ष वाली 12, कट जो होती हैं 5 अस्थियाँ, त्रिक प्रदेश में 5 अस्थियाँ होती हैं, 5 तो होती है शिशु में, अंतरिक में भी 5 अस्थियाँ होती हैं, चूँकि कशेरुकदंड के प्रत्येक अस्थि को कशेरुकाएँ कहते हैं। अब होता क्या है कि शिशु अवस्था के बाद जैसी युवा अवस्था आती है तो 5 मिलकर एक हो जाते हैं, यहाँ भी 5 मिलकर के एक होते हैं। तो जो है इस प्रकार से कुल जो है 26 अस्थियाँ होती हैं। तो यहाँ पर चूँकि 4 मिलकर तो कुल मिलाकर 26 अस्थियाँ, और शिशुओं में जो होते हैं 33 अस्थियाँ होती हैं। वक्षी कटहरा जो वक्ष भाग में पाई जाती है, आगे की ओर उरोस्थ होती है और दोनों ओर क्या होती है? पसलियाँ होती है। तो 12 जोड़ी पसलियाँ नहीं 24 पसलियाँ होती हैं। अनुबंधी कंकाल में आता है तो अब अनुबंधी कंकाल क्या, हमने आपको बताया कि ऊर्ध्व शाखा अधो शाखा के अंतर्गत जो कंकाल आते हैं वो अनुबंधी कंकाल होते हैं। तो शरीर के लंब अक्ष के दोनों ओर स्थित होता है। इसके अंतर्गत अंश मेखला, श्रोणि मेखला, जो कि कंधे की बात, यहाँ पर अंश मेखला में जो कंधे के नीचे की जो अस्थि होती हैं, श्रोणि मेखला जो होते हैं कूल्हे के नीचे की वाली अस्थि होती हैं, और हाथ और टांग की अस्थियाँ आती। अंश मेखला में जो होते हैं 4 अस्थियाँ, चूँकि 2 होती हैं, श्रोणि मेखला में 2 अस्थियाँ होती हैं, और हाथ में 7 अस्थियाँ हड्डियाँ, और टांग में भी 60 हड्डियाँ होती। तो यहाँ पर हम आपको कंकाल तंत्र का चित्र दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अक्षी कंकाल के अंतर्गत यहाँ पर जो है यह खोपड़ी की हड्डियाँ आई, और यहाँ यह जो है कशेरु, ये पीछे की जो है यह कशेरुकदंड है, और यह क्या है कि वक्षी कटहरा है। ठीक, तो यह सब जो होते हैं किसके अंतर्गत आए? अक्षी कंकाल के अंतर्गत। और फिर इसके बाद जो अनुबंधी या जो होती है उपांगी कंकाल होती हैं, उसके अंतर्गत जो है यह पूरा जो होते हैं अंश मेखला यानी जो कंधे की हड्डियाँ होती हैं, श्रोणि मेखला यह जो कूल्हे की हड्डी होती है, और यह जो होती है टांग की हड्डी होती है। यह सब जो होती हैं किसके अंतर्गत आए? अनुबंधी कंकाल। तो खोपड़ी में क्या होती है? कपाल आती है। कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं,
खोपड़ी में चेहरा आता है, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त कान में 6 हड्डियाँ, यानी 3 इस तरफ 3 उस तरफ, और एक हड्डी होती है यही गर्दन भाग जिसको हाईओइड अस्थि कहते हैं। तो कान में जो होती हैं 3 अस्थियाँ, स्टेपिज, मालियस और इंकस होती है। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज होती है मानव शरीर की। अब फिर होता क्या है, अब कशेरुक दंड जो होती है यहीं से, चूँकि कशेरुक दंड के ऊपरी जो कशेरुका होती है उसी पर जाकर के यही जो खोपड़ी टिकी होती है। तो कुल कशेरुक दंड में 26 हड्डियाँ होती हैं। तो 26 हड्डियाँ जो होती हैं वो 5 भागों में होती है। हमने आपको बताया कि ग्रीवा में पाई जा रही है, ग्रीवा प्रदेश कशेरुकाएँ वक्ष भाग में पाई जा रही हैं, चूँकि ग्रीवा भाग में आपको पहले बता दिए 7 कशेरुकाएँ, फिर वक्ष भाग में जो होते हैं 12 कशेरुकाएँ, फिर इसके बाद कट भाग यानी कमर भाग में जो होती हैं 5, फिर इसके बाद जो त्रिक और अंतरिक होते हैं वह पहुंच जाती हैं वहाँ तक, कूल्हे की भाग तक पहुंच जाती हैं। तो जिसमें जो होती हैं 5 और 4 मिलकर के, 5 मिलकर के और 4 मिलकर के, तो यहाँ पर जो होते हैं त्रिकास्थ हुई और अंतकास्थ। देखिए यहाँ कूल्हे के भाग में यह होती है और कमर के भाग में जो होती हैं 5 हड्डियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से कशेरुक दंड की हड्डियाँ हो गई। और जो वक्षी कटारा में 12 जोड़ी पसलियाँ, एक साइड में 12, एक साइड में 12, अब बीच में जो होती है यह उरोस्थि होती है। अब यह सब किसके अंतर्गत हो गई, यह अक्षी कंकाल के अंतर्गत हो गई। और फिर इसके बाद जो है अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत जो होती हैं क्या होती हैं, अंश मेखला आती है। अंश मेखला में होती क्या है कि 2 हड्डियाँ होती है, एक तो यह हंसुली की अस्थि होती है और दूसरा अंश फलक होती है जो पीठ के पीछे होती है। और होता क्या है कि अब यहीं से ही जुड़ी रहती है, यह ऊपरी बाहु की हड्डी होती है, जिसको ऊपरी बाहु की हड्डी क्या होती है, इसको हम आप कहते हैं प्रगड़ाडास्थ कहते हैं, यानी ऊपरी बाहु की जो हड्डी होती है इसको कहते हैं ह्यूमरस। और फिर इसके बाद यहाँ पर पाई जाती है ह्यूमरस के बाद रेडियस और अल्ना, जो ऊपरी बाहु के बाद अग्र बाहु में रेडियस होती है और अल्ना होती है। अब कलाई में जो होती है उसको कार्पल्स कहते हैं। और फिर इसके बाद हथेली में हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, हथेली में जो होती हैं। तो होता क्या है कि इसमें जो कार्पल्स होती हैं इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, फिर इसके बाद 14 हड्डी, फिर 5 हड्डियाँ किसमें होती हैं, 5 हड्डियाँ होती हैं मेटाकार्पल यानी हथेली में। फिर इसके बाद 14 हड्डियाँ जो होती हैं अंगुलियों में होती हैं, जिसको फाइलेंस बोलते हैं, अंगुलास्थियाँ कहते हैं। तो अंगूठे में 2 और बाकी अन्य अंगुलियों में 3-3 हड्डियाँ होती हैं। तो यह तो हो गई जो है अनुबंधी कंकाल में, अनुबंधी कंकाल की हड्डियों के बारे में बताएं। अब आप